हेलो व्यूअर्स। आज हम देखते हैं 14 जुलाई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का वीडियो कुछ लंबा हो सकता है पर आई होप कि आपको डिटेल्स इंपॉर्टेंट लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित असीम पोर्टल लॉन्च किया है। असीम का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसके द्वारा शुरू किया गया है ये, और इसने आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण यानी असीम पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पोर्टल द्वारा नियोक्ताओं को कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए उनकी भर्ती प्रक्रिया में एक डिजिटल मंच प्रदान करना। यह पोर्टल उद्योग प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने और नौकरी के अवसरों की तलाश करने के लिए कार्यबल को भी मदद करता है। जैसा कि आपको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो मिनिस्टर हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। किस वैश्विक संगठन ने हेलेन क्लार्क, लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे बॉटम में, हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सिलर की अध्यक्षता में अपनी कोविड-19 प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। तो ये किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेफ्ट में है हमारी हेलेन क्लार्क, मिडिल में है हमारे WHO के डायरेक्टर टेड्रस एडनोम, और राइट साइड में है हमारे एलन जॉनसन। क्या है इस संगठन द्वारा स्थापित किए गए स्वतंत्र पैनल का कार्य, वो देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अगुवाई न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क, जैसा कि आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं, और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलन जॉनसन सिलर कर रही हैं। अमेरिका द्वारा संकट से निपटने के लिए संगठन की आलोचना करने के बाद यह कार्यवाही की गई है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है। तो पहला अरब देश जिसने मंगलयान योजना बनाई है वो है संयुक्त अरब अमीरात, और इसकी मदद कौन करेगा? इसरो, भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपना मंगल अभियान भेजने की घोषणा की है, और ऐसा करने वाला वह पहला अरब देश बन गया है। अब तक केवल अमेरिका, भारत, USSR यानी रशिया और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक अपने मंगल परिक्रमा मिशन भेजे हैं। चीन अपना पहला मार्स रोवर लॉन्च करने की तैयारी में है। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर MBRSC UAE के मंगल प्रोजेक्ट की अगुवाई कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कह रहा है किस भारतीय संगठन ने महामारी जोखिम पूल बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। तो यह गठन किया गया है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ने महामारी जोखिम पूल बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। एक पूल का गठन प्रस्तावित है जो महामारी से उत्पन्न होने वाले खतरों को संबोधित करता है। मौजूदा बीमा कानून व्यावसायिक रुकावट के नुकसान को कवर नहीं करते हैं, और इस पूल का उद्देश्य इस मुद्दे का समाधान करना है। यानी जो कोविड-19 की वजह से नुकसान हो रहा है बिजनेसेस को, बंद रहने पर उसकी पूर्ति बीमा के द्वारा नहीं की जा रही है, और इस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा इस संगठन या इस गठन के द्वारा। पैनल द्वारा 8 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, IRDAI सेट्स अप पैनल पेंडेमिक रिस्क पूल, और इसके हेड कौन रहेंगे? सुरेश माथुर जी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट। क्विजू 11 वाहक रॉकेट के प्रक्षेपण में किस देश को विफलता का सामना करना पड़ा है।
तो क्विजू 11 वाहक रॉकेट का प्रक्षेपण जो है वो प्रयास कर रहा था चीन। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 3 साल की देरी के बाद 10 जुलाई 2020 को चीन के ठोस ईंधन वाहक रॉकेट क्विजू 11 को अपनी पहली उड़ान के दौरान विफलता का सामना करना पड़ा। क्विजू 11 को मूल रूप से 2018 की पहली छमाही फर्स्ट हाफ ऑफ 2018 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। 2020 में इंजन परीक्षण के दौरान एक विस्फोट के कारण देरी हो गई थी। रॉकेट को ज्यूक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है। तो यह गठन हाल ही में किया गया है गुजरात में। गुजरात सरकार ने हाल ही में गिर, बरदा और आलीच जंगलों के क्षेत्रों में रहने वाले 3 आदिवासी समुदायों के बीच लाभार्थियों को तय करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। आयोग में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 2 सेवानिवृत्त जिला न्यायालय के न्यायाधीश, 1 सेवानिवृत्त वन विभाग के अधिकारी और 1 सेवानिवृत्त अतिरिक्त कलेक्टर शामिल होंगे। इसका उद्देश्य गलत व्यक्तियों को आदिवासी लोगों का लाभ लेने से रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना होगा। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं अपना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में कौन सा एशियाई देश अब 2021-2023 के दौरान अपने कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेगा। तो अपने कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है पाकिस्तान को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे UNHRC में 47 देश हैं, जबकि इमरान खान जो पाकिस्तान की हमारे हेड हैं उन्होंने 58 देशों के समर्थन का दावा किया है। लेकिन इसी UNHRC में इंडिया ने 3 साल के लिए अपनी सदस्यता को सुनिश्चित किया है। इसके बारे में और डिटेल में देखें अगर, तो पाकिस्तान की आधिकारिक प्रसारण सेवा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के लिए देश के मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक और कार्यकाल के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान को 2021 से 23 अवधि के लिए एशिया प्रशांत देशों के समूह के लिए आरक्षित 4 सीटों में से एक पर चुनाव लड़ना है। वर्ष 2006 में इसकी स्थापना के समय पाकिस्तान UNHRC का संस्थापक सदस्य भी था और आज के समय में खुद ही सदस्य नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 ही सदस्य हो सकते हैं एशिया से, जिसमें से एक भारत है अगले 3 वर्षों के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीज वृद्धि होगी। तो ऐसा अनुमान लगाया है विश्व मौसम संगठन ने, यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है ये, और संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी विश्व मौसम संगठन की हालिया रिलीज के अनुसार आने वाले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग समझ सकते हैं। यह वृद्धि वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक औसत से ऊपर है, यानी कि पहले जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टेम्परेचर बढ़ेगा अगले 5 साल में, उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है जो देश गर्म हैं या जो देश इक्वेटर के पास हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ड्रॉट की या क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस भी उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। इंडिया पर अगर इसका हम असर देखें तो इंडिया में जो एराइड रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, उसमें भी इंक्रीज़ की संभावना है और यह बढ़कर वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न एमपी तक फैल सकता है। चलिए देखते हैं अपना अगला पॉइंट। 15 जुलाई को होने वाले भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच आभासी शिखर यानी कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया जाएगा नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष
चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह शिखर सम्मेलन मार्च में होने वाला था और भारतीय प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रसेल्स का दौरा करने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, किस भारतीय कंपनी ने अपने नए ईंधन खुदरा और गतिशीलता संयुक्त उद्यम जेवी को शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित तेल कंपनी बीपी यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ समझौता किया है। तो यह समझौता भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ RIL के और यूके स्थित तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी अपने नए ईंधन खुदरा और गतिशीलता संयुक्त उद्यम जेवी को शुरू करने जा रहे हैं। दोनों कंपनियों द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार नई लॉन्च की गई संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम रिलायंस बीपी मोबिलिटी RBML है। इसके अलावा JVRIL ईंधन रिटेल आउटलेट्स को जियो बीपी पर रीब्रांड करना शुरू कर देगा। नई कंपनी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की सुविधा प्रदान करना भी है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला, बोइंग हमें पता है जो विमान से संबंधित है कंपनी। बोइंग ने वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी की पूरी। बोइंग जो है उसने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को सभी 22 नए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी कर ली है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अपाचे हेलीकॉप्टर्स राइट में एंड चिनूक हेलीकॉप्टर्स लेफ्ट में। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F फर्स्ट चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है और इसी के साथ टोटल 22 जो थे मिलने थे हमें वो मिल गए हैं। वायुसेना को सितंबर 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप यानी पहली लॉट मिली थी, जिन्हें पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन बेस पर तैनात किया गया था। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए $3 अरब का अनुबंध किया था। अब जो ये न्यूज़ है इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बोइंग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बोइंग का मुख्यालय शिकागो अमेरिका में है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुई थी और बोइंग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO इस समय डेविड L. काल्हाउन जी हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, फ्लिपकार्ट ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ किया समझौता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या बनते हैं, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME और खनन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रियदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों को फ्लिपकार्ट समर्थन कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा। अब इस न्यूज़ से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आता है सबसे पहला कि फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति जी। मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO फ्लिपकार्ट के हैं श्रीराम वेंकट रमन। फ्लिपकार्ट का हेड ऑफिस कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में, और कर्नाटक में है इसलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही था कि BS येदुरप्पा जी हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई रुदाभाई वाला हैं और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम बाम बनाए गए हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। जैसा कि आप इमेज से ही देख पा रहे होंगे कि हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है
और वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह अब नए जो अध्यक्ष है वो ज्ञानेंद्रो निगोम बामजी बनाए गए हैं। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफे के बाद किया गया। इस्तीफे का कारण जो है मोहम्मद मुश्ताक जी ने वह निजी और पारिवारिक कारण बताया है। खैर, इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसरो करेगा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिज़ाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। भारत और ब्राज़ील ने साल 2014 में 6th ब्रिक्स सम्मेलन में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS सीरीज़ के जरिए डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राज़ील के एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि 6 साल से ये चल रहा था और फाइनली 2020 में ये कंप्लीट होने जा रहा है। इस न्यूज़ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो ये है कि इसरो के निदेशक इस समय कौन है। इसरो के निदेशक इस समय के सिवन जी हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ब्राज़ील की न्यूज़ है इसलिए ब्राज़ील का देख लेते हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जी हैं और ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल है और ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग, दलाई लामा के जीवन पर लिखी किताब। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नेम पूछ दी जाती हैं, राइटर पता होना चाहिए आपको और किसकी बायोग्राफी है ये भी पता होना चाहिए। तो दलाई लामा के जीवन पर लिखी किताब 2020 में होगी रिलीज़। दलाई लामा के जीवन पर लिखी की गई हिज होलीनेस एंड 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, यह किताब का नाम है और इसका विमोचन जो है इनॉग्रेशन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। पब्लिशर कौन रहेगा? रोली बुक्स। यह पुस्तक दलाई लामा जी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले और 40 वर्षों से सलाहकार रहे लेखक तेंजिन गे टेथांग द्वारा लिखी गई है। यह बायोग्राफी 14th दलाई लामा यानी 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृतांत है। जैसा कि आप देख सकते हैं दलाई लामा जी यहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को मिला देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रेस विज्ञप्ति भी दी गई है। नादौन पुलिस थाना हमीरपुर में है हिमाचल प्रदेश के। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। पुलिस थानों की रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। यानी भारत का होम मिनिस्ट्री जो है गृह मंत्रालय है वो पुलिस थानों की रैंकिंग जारी करता है, जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा DGP सम्मेलन के दौरान एक सम्मेलन में जारी किया गया था। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे जयराम ठाकुर जी और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। तो ये थे आपके 14 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Thanks for watching, and if you find the information available, please like and subscribe the channel. Thank you.